हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो एक कहावत है कि हमें अपने दुश्मन से जो भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, हमें वो सीख लेना चाहिए। ये जो कहावत है आज के समय, आज के इस टॉपिक में कहाँ पर सटीक बैठती है, इस बात को अगर आप समझें तो चीन एक तरफ है, एक तरफ है भारत। चीन ने किस तरह से आर्थिक विकास किया और भारत ने किस तरह से आर्थिक विकास किया, इन दोनों की ही एक स्तर पर तुलना की जा सकती है। और आज के समय अगर हम इस आर्थिक विकास के आधार पर गरीबों की संख्या या गरीबी उन्मूलन के आंकड़ों को देखते हैं तो हमें चीन भारत से कहीं आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि चीन के जो आंकड़े हैं या फिर चीन ने जिस तरह से गरीबी को दूर किया है, गरीबी उन्मूलन के लिए रणनीतियां बनाई हैं, उससे भारत क्या सीख सकता है। और इस संबंध में आज के इस टॉपिक में हम कई सारे डेटा का एनालिसिस करेंगे और ये एक रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक ने जारी की है उसमें इससे संबंधित बहुत सारे सुझाव और बातें दी गई हैं। तो चूंकि गरीबी उन्मूलन का विषय यूपीएससी के सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन है और इस बात को आप याद रखिए कि ऐसा सवाल आमतौर पर बड़े ही आसानी से बन सकता है, क्योंकि चीन और भारत के विकास का अगर आप समयकाल को देखेंगे तो लगभग एक समय के हिसाब से ही शुरू होता है और भारत की आज़ादी के बाद, चीन की आज़ादी के बाद लगभग वो समयकाल शुरुआती समय में भारत और चीन के लिए एक सा रहता है। लेकिन ऐसी कौन सी रणनीतियों के बीच में अंतर आता है जहां पर भारत और चीन के बीच में विकास के स्तर पर गति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। आज के इस टॉपिक में हम इस पूरे बिंदुओं पर बात करेंगे, खासकर डेटा के आधार पर और पॉलिसीज के आधार पर चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है? गरीबी कम करने के लिए चीन से क्या सीख सकता है भारत। और ये जो एनालिसिस है इसमें विश्व बैंक ने बहुत सारे अनुमानों को बताया है, बहुत सारे डेटा के बारे में बताया है। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक प्रश्न आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आज के सेशन में, चूंकि हम प्रश्न से शुरू कर रहे हैं और प्रश्न के बाद फिर आप इस टॉपिक को एनालाइज कीजिए कि क्या आप इसका उत्तर लिखने में सक्षम हो पा रहे हैं। प्रश्न क्या है? क्या आपको लगता है कि भारत गरीबी कम करने में चीन की सफलता को दोहरा सकता है? आगे, यदि हाँ तो क्या हम सही रास्ते पर हैं? आगे क्या किए जाने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। अगर इस वक्त आप इस प्रश्न को 250 शब्दों में लिखने का अभ्यास करें तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसके यहाँ पर फ्रेमिंग कर सकते हैं और फिर मैच करा सकते हैं कि आपने इस उत्तर को कितना सटीक स्तर पर समझा है। और अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो उसके बाद फिर जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर इसकी फ्रेमिंग आप कर लीजिएगा। शुरुआत करें न्यूज से। न्यूज आई है, हाउ चाइना रिड्यूस्ड पॉवर्टी लेसन्स फॉर इंडिया। तो भारत के लिए क्या लेसन्स हो सकते हैं, चीन ने किस तरह से जो गरीबी है उसको कम किया है। हालिया खबर क्या है, क्यों इस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं। अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की गई है। तो वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सट्रीम पॉवर्टी की परिभाषा क्या है? भारत में गरीबी के क्या आंकड़े हैं? भारत के लिए क्या सीख हो सकती है, जिस सीख की हम शुरू से बात कर रहे हैं। चीन ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, एक निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल जो कि आपको पहले ही दिया जा चुका है। तो आगे बढ़ें और देखें कि किस किस विषय से यह जो टॉपिक हम जोड़ सकते हैं। जीएस के अंतर्गत पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से जुड़ जाएगा। पहला तो पॉलिसी से रिलेटेड है ही कि सरकार किस तरीके से गरीबी को कम करने की दिशा में नीतियां बनाएगी, क्या क्या उपाय हो सकते हैं और आर्थिक विकास कैसे आगे बढ़ेगा वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए। तो हालिया खबर किससे संबंधित है? विश्व बैंक की कुछ समय पहले वैश्विक गरीबी पर एक नवीनतम रिपोर्ट जारी हुई है, एक नई रिपोर्ट आई है। उसमें कई सारी बातें कही गई हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर जो गरीबी में एक समय तक गिरावट देखने को मिल रही थी, अब वह विपरीत हो गई है, वह पलट गई है। क्या कहा है कि वैश्विक गरीबी में गिरावट की गति उलट दी है। किसने? कोविड-19 संकट और उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध ने। तो कोविड-19 संकट के पहले ऐसा नहीं है कि गरीबी में बहुत तेज गिरावट आ रही थी। लगभग 2015 के बाद से जो गरीबी में गिरावट थी उसकी गति कुछ कम हो गई थी, लेकिन गिरावट आ रही थी, ये बात सही है। यानी जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 और रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ तो यह फिर जो गति है एकदम उलट गई है और अब जो गरीबों की संख्या है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। 2015 के बाद से अगर हमने बात की कि इसमें गिरावट आ रही थी, तो गिरावट क्यों आ रही थी? इसका एक बड़ा कारण है कि विकास दर जो था उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट या ग्रोथ की गति में गिरावट आ रही थी तो उसका ही असर फिर हमें गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में भी दिख रहा था। नहीं, गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो कमी है वो देखने को मिल रही थी। 2030 तक का एक लक्ष्य रखा गया था अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का। तो ऐसा भी वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने की संभावना अब दिखाई
नहीं दे रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को देखने को मिल चुका है। तो समझे कि अत्यधिक गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी। एक्सट्रीम पॉवर्टी को विश्व बैंक विशेष उपभोग स्तर द्वारा परिभाषित करता है। कैसे करता है? विशेष उपभोग स्तर, यानी कोई व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कितना कंजम्पशन कर सकता है, उसकी खर्च करने की क्षमता कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है और ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति 2.15 अमेरिकी डॉलर या इससे कम का अगर खर्च करता है तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक, 2.15 यूएस डॉलर या इससे कम। तो वैश्विक स्तर पर लगभग 648 मिलियन लोग इस गरीबी रेखा के नीचे हमें देखने को मिलते हैं 2019 के डेटा के मुताबिक। अब यहां पर 2.15 डॉलर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का एक मानक दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको भारत के संदर्भ में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना समझ में आएगा। यहाँ पर 2.15 को अगर हम 82 रुपए के हिसाब से निकालें एक डॉलर के तुलना करने पर, तो ये लगभग 176 रुपए के आसपास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये जो आंकड़ा होगा भारत के संदर्भ में सही नहीं होगा कि अगर आप 176 रुपए मान करके चलेंगे कि भारत में जो व्यक्ति 176 रुपए प्राप्त करता है या 176 रुपए रोज का खर्च करता है, क्या वह गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा? नहीं। यहां पर एक बात को और समझने की जरूरत है कि यहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी वाला एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यानी क्रय शक्ति समता पर आधारित होगा ये। तो भारत के संदर्भ में अगर आप इसको निकालेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 46 रुपए के आसपास। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, वहां पर मतलब 2.15 अमेरिकी डॉलर है, उसके हिसाब से तो सर 176 रुपए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये सब जब समझेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब कि किसी देश की मुद्रा उस देश में कितना क्रय शक्ति को लेकर के चलती है। यानी अगर आप 2.15 अमेरिकी डॉलर को खर्च करेंगे तो अमेरिका में इतने पैसों से आप कितना जो है चीजों को ले सकते हैं। एक केला ले सकते हैं, एक सेब ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, कितनी सेवा और किसी तरह के उत्पाद आप ले सकते हैं। अगर आप 2.15 अमेरिकी डॉलर को भारत में खर्च करेंगे तो उम्मीद है कि आप इसको अमेरिका की तुलना में भारत में कहीं ज्यादा चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उतने ही रुपयों को जब आप अमेरिका में लेकर के जाएंगे तो आपको उतनी ही चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2.15 डॉलर में जितनी चीजें आपको यूएस में मिलेंगी, भारत में उससे कहीं ज्यादा मिल सकती हैं। तो जितनी वहां पर मिलेंगी, फिर जब आप उतनी तुलना भारत में करेंगे तो ये 46 रुपए के आसपास आ जाता है। फिर भारत का आंकड़ा आपको बताएगा कि 46 रुपए से कम का जो खर्च कर रहा है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अंतर्गत शामिल हो पाएगा। अब भारत में गरीबी के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो और चौंकाने वाले दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ये विश्व के स्तर पर कई सारे देशों और रीजन यानी क्षेत्रवार ग्राफ दिया हुआ है। इसमें आप ऐसे देखिए कि यहाँ पर जो आपको हल्के नीले रंग से दिखाई दे रहा है, ये सब सहारा अफ्रीका का क्षेत्र है। उप सहारा क्षेत्र अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं। इसमें कई सारे अलग अलग देश शामिल हैं, लेकिन क्षेत्रवार अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा है वो केवल इन देशों के अंतर्गत आता है, गरीबी रेखा के अंतर्गत रहने वाले लोगों का। ठीक, उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा बाकी का जो डार्क कलर से है वो है साउथ एशिया का, उसके बाद मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, उसके बाद ईस्ट एशिया और पैसिफिक, उसके बाद यहाँ पर बाकी के देश आपको दिए हुए हैं। अब लेकिन यहाँ पर आप एक चीज को और देखें कि देशों के स्तर पर अगर आप इस संख्या को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा नाइजीरिया और बाकी के अफ्रीकी देश, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है भारत। यानी कि सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या अगर आप देशों के हिसाब से देखेंगे तो आपको भारत में दिखाई देंगे। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब भारत में गरीबी के आंकड़ों को उस तरह देखें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा को वर्ल्ड बैंक ने एनालाइज किया है भारत के संदर्भ में और जानकारी दी है। तो ये कहते हैं कि 2020 में घोर गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में 5.6 करोड़ लोगों की वृद्धि हो गई है। ठीक, और दुनिया भर में जो कुल वृद्धि हुई है वो है 7 करोड़, जिसमें से कि 5.6 करोड़ केवल भारत में ही बढ़ गए हैं। यानी 80% लोगों का इंक्रीमेंट जो हुआ है इस 7 करोड़ में, उसमें लगभग 80% भारत से ही है। तो ऐसा आंकड़ा बताता है कि दुनिया में जो वृद्धि हुई है उसमें 10 में से 8 लोग भारत में ही बढ़ रहे हैं गरीबी स्तर पर। और लगभग 60 करोड़ भारतीय प्रतिदिन 3.65 डॉलर या भारत के संदर्भ में देखें तो 84 रुपए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा वाली पैरिटी के हिसाब से
₹84 से कम खर्च पर जीवित है। कितने? लगभग 60 करोड़ लोग भारत में। तो बहुत बड़ी बात है ये। और 2011 से गरीबी का कोई आधिकारिक डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई लोग इस पर विवाद कर सकते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा अपने आप में सही नहीं है। तो जब सरकार ने एनएसएस का डेटा जारी नहीं किया कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए, तो इस डेटा पर ही फिर हम रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। एक तरह से कुछ तस्वीर हमें एटलीस्ट मोटा मोटा दिखाई दे पाएगी कि क्या स्थिति चल रही है अगर सरकार डेटा नहीं दे रही तो उस हिसाब से। क्योंकि प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, एग्जाम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपको डेटा के बारे में बताना होगा। तो भारत के लिए सीख वाली बात पे अगर हम बात करें कि क्या सीख मिल सकती है, तो भारत की 3 गंभीर और बढ़ती समस्याएं इस वक्त मौजूद हैं, जैसा विश्व बैंक ने बताया है। पहला, व्यापक बेरोजगारी देखने को मिल ही रहा है आपको। दूसरा, व्यापक असमानताएं। असमानताएं किस संदर्भ में? अमीरी और गरीबी वाली। उसके पहले जब रिपोर्ट आई थी उसमें देखने को मिला था कि कितनी बड़ी वैश्विक स्तर पर अमीरी और गरीबी की खाई भारत में मौजूद है, कि कुछ प्रतिशत लोगों के पास बहुत ज्यादा धनराशि मौजूद है और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, आधे से ज्यादा, जो कि बहुत कम वेल्थ को लेकर के चलते हैं। इसके अलावा बढ़ती गरीबी एक और तीसरी जो है गंभीर समस्या है। क्या क्या किया जाना चाहिए? वास्तविक नीतिगत समाधान की आवश्यकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश जो भारत में मौजूद है, ऐसा हो सकता है कि हमारी जो नीतियां हैं अगर वह ठीक ढंग से काम ना की तो वह जनसांख्यिकीय बम की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। तो लाभांश का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, बल्कि जनसंख्या का जो विस्फोट है हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। चीन ने क्या किया? चीन की बेसिकली जनसंख्या का आकार भारत के बराबर दिखाई देता है। एग्जैक्ट बराबर अभी आंकड़ों में नहीं दिखता है, लेकिन अनुमानता कह सकते हैं कि आसपास है। तो चीन ने 1978 के बाद से या 1975 के बाद से अभूतपूर्व गति और पैमाने पर गरीबी में कमी की है। तो यहां पर जो चीन का डेटा है हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस समय की अगर आप नीतियों पर चर्चा करेंगे जो चल रही हैं, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि चीन जैसी ही नीतियां हमने मोटा मोटा अपनाई हैं, लेकिन उनके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पर जब आप जाएंगे वहां पर आपको समस्या दिखाई देगी। तो विश्व बैंक और चीन के वित्त मंत्रालय ने 2019 में एक अध्ययन किया था इसी के संबंध में, कि चीन में जो विकास हुआ है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे थे, कौन कौन से कारण, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, और इसको इसी साल की शुरुआत में फिर प्रकाशित किया गया था। तो चीन में गरीबों की संख्या 770 मिलियन से घटकर 5.5 मिलियन आ गई। कब से कब तक? 1978 से लगाकर 2019 के बीच में। ठीक, इतने सालों में चीन और भारत के बीच में एक बड़ा अंतर आपको अब दिखाई देगा। तो लगभग कहें 77 करोड़ लोग तो गरीबी से बाहर आ गए हैं, गरीबों की संख्या में कमी आई है। यानी कि इन्होंने इतने वर्षों में औसतन हर साल 1.9 करोड़ गरीबों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि वैश्विक गिरावट का लगभग 75% हिस्सा कवर करता है। और 2021 में चीन ने इससे संबंधित एक घोषणा भी की थी कि राष्ट्रीय गरीबी सीमा के अनुसार अब अत्यधिक गरीबी को उन्होंने मिटा दिया है, जिस वजह से ऐसा कहा गया है कि भारत के सामने सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि विकासशील देशों की गति में भारत और चीन एक समानांतर रूप से एक समय आगे बढ़ रहे थे। इस ग्राफ में आपको दिखाई देगा कि चीन बाकी का ईस्ट एशिया और पैसिफिक क्षेत्र और बाकी का विश्व किस तरह से यहाँ पर गरीबी कम करने पर काम कर रहा है। तो पूरे विश्व की अगर आप बात करें तो आपको आंकड़ा कहाँ तक दिखाई देता है? यहाँ तक लगभग 1800 मिलियन के ऊपर, यहाँ पर 1000 मिलियन के ऊपर, और चीन में लगभग 800 मिलियन के ऊपर लोग गरीबी में थे, जो कि 2013 और 2017 तक आते आते इसमें किसने कितनी गिरावट की है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो चीन की उपलब्धियां क्या क्या हैं इससे जोड़ करके देखेंगे, फिर निष्कर्ष में पता चल जाएगा क्या करना है। तो पहली बात यह कि सभी मामलों में सामान्य समृद्ध समाज का चीन ने निर्माण किया है, ऐसा उनका दावा है, जो कि उनकी राष्ट्रीय नीति के अनुसार था। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में बहुत सारे सुधार हुए हैं, शिक्षा में सुधार हुए हैं, स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं। तो इसमें अगर हम जीवन प्रत्याशा वाली बात को देखें तो 1978 में जहां यह 66 वर्ष के आसपास थी, वहीं 2019 तक इसमें वृद्धि हुई और अब यह 77 वर्ष के आसपास आ गई है व्यक्तियों के हिसाब से। शिशु मृत्यु दर जो कि 1978 में 52 थी, उसमें गिरावट आई। 2019 तक वह प्रति 1000 शिशुओं पर 6.8 हो गई। शिक्षा की उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित किया है, जहां पर सभी लोगों को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक में अगर हम देखें तो 1990 में जहां चीन 144 देशों
की सूची में 106वें नंबर पर था, वहीं 2019 में यह 189 देशों की सूची में 85वें नंबर पर आ गया है। तो एक बहुत बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिलता है चीन के द्वारा किए गए सुधारों में। चीन ने किस तरह की रणनीतियों को अपनाया है, अगर आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स में उन्हें लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, यहां पर हम इनको देखते हैं। तो चाइना के लिए जो अचीवमेंट हैं गरीबी के उन्मूलन की दिशा में, वहां पर बेसिक रूप से क्या क्या चीजें काम की हैं। पहला है इफेक्टिव गवर्नेंस। तो इफेक्टिव गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें, पहला है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत बड़े स्तर पर चीन ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। चीन के अंतर्गत जो गरीबी उन्मूलन वाला कार्यक्रम है, बेसिकली वो चल रहा था आर्थिक विकास की गति को बढ़ा करके गरीबी को कम करने जैसे कार्यक्रम के अंतर्गत, कि हम आर्थिक विकास की गति को जब तेज कर देंगे, सभी लोगों तक पहुंचा देंगे, तो गरीबों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, गरीबी में ऑटोमेटिक गिरावट आ जाएगी। दूसरा, गरीबी उन्मूलन के लिए अलग अलग रणनीतियां बना करके, ठीक है। तो अगर हम पहले देखें कि विकास की गति को उन्होंने किस तरह से बढ़ाया, एक बहुत बड़े स्तर पर विकास कैसे शुरू किया, तो पहला आपको दिखाई देगा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करके, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या है, उसको खिलाना है। तो पहले कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करें ताकि कम संसाधनों के माध्यम से ज्यादा उत्पादकता बढ़े। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, यानी ऐसे लोग जो बहुत कम कौशल से युक्त है उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो सके। और अगर आप चीन का ओवरऑल ढांचा उस समय देखेंगे तो उनके घरों के पीछे वो कई तरह की फैक्ट्रियां लगा देते थे छोटे छोटे स्तर पर, जहां पर लोहा गलाने वाले जो इस तरह के कार्य चलते रहते थे, वहां पर ऐसे लोग जो कम स्किल्ड हैं वो एटलीस्ट लोहे को गला करके लाते थे, लोहे के गलाने वाले कामों में लगे रहते थे। ये एक उदाहरण है। तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि चीन में कई सारे जो गुड्स हैं वो बहुत सस्ती कीमत पर बनते हैं। इसीलिए बनते हैं क्योंकि चीन में लगभग हर आदमी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले प्रोसेस में लगा हुआ था। इसकी वजह से चीन के उत्पाद एक समय बाजार में बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाते थे, हालांकि क्वालिटी के आधार पर उसकी गुणवत्ता नहीं रहती थी, इसलिए कई सारी चीजें कही जाती थी कि चाइना का सामान है, खराब हो जाएगा। लेकिन आज के समय चीन ने उन सभी चीजों को दूर करते हुए, जो छोटे छोटे लोग छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए थे, अपने घर के पीछे छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाए हुए थे, उन सभी को जोड़ करके एक बड़े बड़े प्लांट बना दिए हैं। तो आज के समय जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी गुणवत्ता भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तो एक पूरा मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। तो जो लोग इस तरह के कारखानों में लगे हुए थे वो आगे जाकर के कृषि वाले कार्यों से जो लोग बच जाते थे वो भी रोजगार प्राप्त कर रहे थे, जिसको हम एक तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगार जो, यानी कि अगर कृषि वाले कार्य में 4 लोगों की आवश्यकता है तो उसमें 6 लोग लगे हैं, अब वो 6 लोग में से यानी कि जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे वो क्या है, एक तरह से प्रच्छन्न बेरोजगार है। तो उनको कहाँ पर काम मिल रहा था, उनको इन्हीं छोटे छोटे कारखानों में काम मिल रहा था। इसके अलावा उन्होंने शहरीकरण को इस तरह से मैनेज किया कि शहरों की ओर होने वाला जो प्रवास था वो प्रवासियों को उसका लाभ मिला, ठीक। और प्रवासियों को जब लाभ मिला तो प्रवासियों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उनके लोग हैं उनके पास भी पैसा पहुंचाया। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन है वो बेहतर होने लगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन ने काफी ज्यादा काम किया, जिसकी वजह से जो रूरल इकोनॉमी है वो शहरी इकोनॉमी से जुड़ पाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और निर्यात में भी उनको बल मिल पाया। तो ये एक मॉडल है आर्थिक ग्रोथ का। इसके अलावा अगर हम रणनीतियों पर बात करें तो उन्होंने क्या किया कि क्षेत्र पर आधारित गरीबी उन्मूलन से जुड़ी रणनीतियां बनाई, ना कि एक समग्र रणनीति बनाई। मान लीजिए पूरा देश है, आपको पूरा भारत देश दिखाई देता है, कोई ऐसी रणनीति हो सकती है जो पूरे देश के लिए एक समान बना दी जाए और सभी क्षेत्रों में लागू कर दी जाए। लेकिन दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि भारत में जिस क्षेत्र में पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, जहां पर जिस तरह की आवश्यकताएं हो उस तरह की रणनीतियों को बनाया जाए। दूसरा, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज इन्होंने बहुत ज्यादा बनाई, सामाजिक जो सुरक्षा है उससे जुड़ी कई सारी रणनीतियां बनाई, कई सारी पॉलिसीज में कई सारी योजनाओं को शुरू किया और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी टारगेटेड एक तरीके से रणनीतियां बनाई। तो भारत क्या क्या कर सकता है, इसमें से कुछ पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना चाहिए ताकि आप उत्तर में इनका इस्तेमाल कर सके। पहला, क्रमिक सुधार जो कि धीरे धीरे होंगे और अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। हालांकि हमारे जो कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो इसी दिशा में भी आपको दिखाई देंगे। तो डेंग ज़ियाओपिंग जो कि माओ के बाद चीन के एक प्रसिद्ध और बड़े नेता थे, उन्होंने एक बात कही थी, क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स, यानी कि हमें नदी पार करते समय जो पत्थर पड़े होते हैं उनको भी महसूस करना चाहिए, ठीक। इससे क्या होता है कि हम जिस तरह की योजनाओं को बनाते हैं उस योजनाओं से किस तरह का लाभ मिल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो सरकारी नीतियां अपने आप में बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह से, ताकि जो भारत के अंतर्गत क्षेत्रवार गरीबी है उसको एड्रेस किया जा सके।
और व्यापक रूप से आर्थिक सुधार रणनीतियों को भी इससे जोड़ा जा सके। इसके अलावा क्षेत्र आधारित विकास पर बल दिया जाए, गरीब परिवारों पर लक्षित योजनाएं बनाई जाएं जो केवल उनको ही टारगेट करती हों, सामाजिक सुरक्षा नीतियां बनाई जाएं, जैसे कि उदाहरण अभी क्या चल रही है, आयुष्मान योजना। आप कमेंट सेक्शन में इस तरह की कुछ और योजनाओं का नाम बता सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इफेक्टिव शासन, जहां पर राज्य स्तर पर जो सरकारें हैं या जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनके बीच में एक तरह से प्रतिस्पर्धा चले कि किसने ज्यादा बेहतर काम किया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं नीति आयोग के आधार पर कई सारी नीतियां चल रही हैं जहां पर प्रतिस्पर्धी रैंकिंग जारी की जाती है जिलावार, शहर और राज्यवार। ठीक है, इसके अलावा मानव पूंजी पर निवेश किया जाना बहुत जरूरी है ताकि जो लोग हैं वो स्किल्ड हो सके और इस तरह के रोजगार से जुड़ सके या फिर रोजगार पैदा कर सके, जो कि देश में बेरोजगारी या फिर गरीबी के क्षेत्र को कम करेगा, गरीबी की स्थितियों को कम करेगा। तो शुरुआत में आपको जो सवाल दिया गया है इस पूरे ओवरऑल डिस्कशन के आधार पर आपको उसको लिखने का अभ्यास करना है। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ चीजों को सीखा होगा, समझा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।